जो इंस्ट्रक्शन अब हम डिस्कस करेंगे वो है स्कैस बी। ये भी एक स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन है। स्कैस बी बेसिकली ये काम करती है कि ई एस कॉलन डी आई, जो कि फिजिकल एड्रेस बन रहा है इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, उसकी वैल्यू को कंपेयर कराएगी किसके साथ, एल के साथ, और साथ ही डी आई में एक इंक्रीमेंट कर देगी। इंक्रीमेंट डी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगी। ठीक है, इस केस में अगर वैल्यू इक्वल आ जाती है तो उस केस में ये जीरो फ्लैग को फ्लैग, ठीक, अगर वैल्यू इक्वल है देन जीरो फ्लैग इक्वल टू 1 है। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है जीरो फ्लैग इक्वल टू 0। स्कैस भी बेसिकली ये काम करती है कि इस फिजिकल एड्रेस पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ई एस सेगमेंट एड्रेस है, डी आई ऑफसेट है, उस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको कंपेयर करती है एल के साथ। ठीक है, साथ ही डी आई में इंक्रीमेंट करवा देगी, और अगर वैल्यू इक्वल आई है तो उसकी अकॉर्डिंगली जीरो फ्लैग को अपडेट करेगी। अगर नहीं इक्वल तो जीरो फ्लैग को 0 कर देगी, अगर इक्वल है तो जीरो फ्लैग को 1 कर देगी। लेट्स से कि मैं इस वैल्यू में स्केच बी का जो काम है वो ये है कि स्कैनिंग स्केच बी स्कैन करती है मेमोरी ब्लॉक में। मेमोरी का जो ब्लॉक है जैसे यहाँ पे नम है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकती है या अरे भी हो सकती है, कोई नंबर टाइप की, ठीक है, उसमें स्कैन करेगी कि ताकि ये बाइट उसमें है या नहीं। लेट्स से कि मैं इस बाइट को फाइंड करना चाह रहा हूँ कि वो इसके अंदर है या नहीं, तो उस केस में ये स्कैन की इंस्ट्रक्शन मीनिंगफुल है। तो ये करने के लिए मुझे पहले, क्योंकि ये जो नम की अरे है ये किस सेगमेंट का पार्ट है, डेटा सेगमेंट का पार्ट है, तो पहले पुश ईएस करूंगा, देन पहले पुश डीएस करूंगा, उसके बाद में पॉप ईएस। तो इस केस में ईएस जो है ये पॉइंट कर रहा है डीएस, ठीक है, डीएस की वैल्यू ईएस में आएगी। नाउ द एक्शंस, ठीक है, दोनों एक ही समय वही करने की ज़रूरत इसी वजह से पड़ी क्योंकि ये जो मेमोरी है, ये जो नाम है, ये किसका, ईएस सेगमेंट का पार्ट नहीं है, वो डेटा सेगमेंट का पार्ट है। तो हम इस इंस्ट्रक्शन के साथ कौन सा सेगमेंट एफिलेटेड है, एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो अगर हम इस अरे पे प्रोसेसिंग करवाना चाह रहे हैं तो ईएस भी किसको पॉइंट करना चाहिए, डीएस को। तो डीएस की जो वैल्यू है वो हमने ईएस में रखवा दी। देन ऑफसेट हमें कहाँ से मिलेगा इस मेमोरी के केस में, डीआई से। तो डीआई में हम ये ना, ठीक है, सेट डीआई के पास ऑफसेट है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्कैस बी यूज करता हूँ तो होगा ये कि स्कैस बी यूज करने से, ठीक है, मैं फाइंड आउट क्या करना चाह रहा हूँ, इस आई को। तो पहले मुझे ये वैल्यू किस में मूव करवानी होगी, एल में। जो चीज़ मैं फाइंड आउट करवाना चाह रहा हूँ, फाइंड करना चाह रहा हूँ, वो मुझे एल में रखवानी होगी। तो मूव एल कामा फाइंड, देखें यस
अब डेटा सेगमेंट को पॉइंट कर रहा होगा और DI में हमने एड्रेस मूव करवा दिया। ये वही अरे है जो जो स्ट्रिंग कैरेक्टर टाइप अरे जो हमने डिफाइन की है, ठीक है। AL के अंदर हमने कैपिटल I का ASCII रखवा दिया है, ठीक है। जैसे ही मैं स्कैस B करूंगा तो होगा ये कि DI की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा क्योंकि स्कैस B यही काम करती है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर इक्वल है ये जो कैरेक्टर तो उसके साथ जीरो फ्लैग को अपडेट कर देगी। स्कैस B अगर इक्वल नहीं थे क्योंकि पहला कैरेक्टर क्या है C है और यहाँ पे I है। लेट्स से कि मैं इस केस में देखेंगे जीरो फ्लैग क्या है, फ्लैग जीरो ही है। अगर मैं यहाँ पे I की जगह कैपिटल C कर देता हूँ तो अब क्या होगा, अगर जैसे ही स्कैस B चलेगी तो उस केस में जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा क्योंकि इस केस में जो AL के अंदर जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके साथ, इस ASCII के साथ, क्योंकि यहाँ पे भी हेक्स का 43 है और AL के अंदर भी 43 है, ये दोनों चीजें इक्वल है तो जीरो फ्लैग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो स्कैस इस तरह वर्क करती है, स्कैनिंग वाला काम करती है। अब ये पूरे मेमोरी वाले ब्लॉक में कैसे स्कैनिंग करेगी, तो उस केस में लेट्स से कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कैरेक्टर I इसके अंदर है या नहीं। इस केस में तो हमने एक और इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी रैप, हम रैप नहीं यूज कर सकते। यहाँ पे रैप क्या करती है, रैप बेसिकली ये काम करेगी ठीक है, वो इस इंस्ट्रक्शन को कितनी बार रिपीट करेगी CX टाइम, जो CX में वैल्यू है, ठीक है। मगर इस केस में जब हम कोई चीज फाइंड करना चाह रहे होते हैं, जब कोई चीज हम फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उस तक हमने रिपीट करना होगा, तब तक रिपीट करना होगा जब तक चीज नहीं मिल जाती। मीन्स हम ये काम, तो इसीलिए इस रैप का एक वेरिएंट है जिसे कहते हैं रैप नॉट इक्वल, ठीक है। मीन्स के रिपीट, रैपनी का मतलब ये है कि जिसे रैपनी कहते हैं, रिपीट अंटिल नॉट फाउंड या फिर अंटिल नॉट इक्वल। जब तक इक्वल नहीं है तब तक रिपीट कर देगा। इस स्कैस B की इंस्ट्रक्शन को ये तब तक रिपीट करता रहेगा जब तक हमें वैल्यू फाउंड नहीं होती या फिर इक्वल नहीं आ जाती किसके, इस कैरेक्टर के जो फाइंड करना चाह रहे हैं हम, जो कि AL में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस तरह तो अगर लेट्स से कि इसके अंदर एक कैरेक्टर मैं कहता हूँ Z फाइंड करना चाह रहा हूँ, वो तो इस अरे में है ही नहीं, तो ये तो रिपीट करता ही रहेगा। तो इसके लिए रैपनिंग के साथ एक और कंडीशन भी है, एंड नॉट फाउंड। दूसरी कंडीशन ये है कि CX जो है 0। एक काम ये करना है कि इस स्कैस B को कब तक रिपीट करेगा, जब तक फाउंड नहीं है या इक्वल नहीं है, वो कैरेक्टर हमें मिला नहीं है। दूसरी चीज ये है कि CX इज नॉट 0, CX की वैल्यू, रैपनी एक काम करती है कि जितनी बार रिपीट होगा हर रिपीट पे CX की वैल्यू डिक्रीज करती है। रिपीट इस तरह रैप इंस्ट्रक्शन करती थी। अगर मैं किसी स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शन के सामने रैप लगा दूं तो इट मींस कि वो इंस्ट्रक्शन CX टाइम रिपीट होगी। मगर रैपनिंग के केस में हम ये चाहते हैं कि वो इंस्ट्रक्शन तब तक रिपीट हो जब तक हमें कोई कैरेक्टर मिल नहीं जाता, ठीक है। जैसे कि अगर मैं Z को फाइंड करना चाह रहा हूं तो वो तो अगर इसमें नहीं है तो ये काम तो नहीं करेगा, उस केस में CX भी वर्क करेगा इसके साथ, ठीक है।
सी एक्स की वैल्यू अगर नॉन जीरो है, जैसे ही जीरो हो गई तो इसने रिपीट करना स्टॉप कर देना है, ठीक है। फाउंड, ये कंडीशन है, रैपनी इस चीज की बेसिस पे वर्क करती है। फाउंड हुआ है या नहीं, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता हमें चलता है कि मैंने पहले बताया कि जीरो फ्लैग इक्वल टू 1 मीन्स के फाउंड, ठीक है। अगर जीरो फ्लैग इक्वल टू 0 मीन्स नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये जो कोड मैंने लिखा है, लेट्स से कि इसमें मैं अगर आई को फाइंड करना चाह रहा हूं तो होगा ये कि यहां पे जाके ये कोड स्टॉप कर देगा, ये रैपनी रिपीट करना स्टॉप कर देगी इस चीज को, ठीक है। लेट्स से कि मूव, और सी एक्स में मैं क्या मूव करवाऊंगा, सी एक्स में मुझे इसकी साइज मूव करवानी है इस अरे की, 24 जो कि है, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि फाउंड हुआ है या नहीं? तो उस केस में जस्ट हम यहाँ पे जीरो फ्लैग चेक करेंगे। अगर यहाँ पे जीरो फ्लैग जीरो नहीं है तो वो डायरेक्टली एंड पे आ जाए। अगर जीरो फ्लैग जीरो होगा तो इट मीन्स कि हमने फाउंड कर लिया है, तो हम यहाँ पे कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, फोर्टी सिक्स कोई भी कैरेक्टर हम डिस्प्ले करवा दे देंगे। जैसे ही फाइंड हुआ तो उस केस में ये कोई एक कैरेक्टर डिस्प्ले कर देगा, ठीक। अगर नहीं मिला तो उस केस में कोई कैरेक्टर डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इसे चला के चेक कर लेते हैं। साइज, हाँ यहाँ पे हमें वर्ड लिखना होगा। देखिए मैं यहाँ पे आई फाइंड करना चाह रहा हूँ, आई इसके अंदर है तो इसने लाजमी कैरेक्टर कोई ना कोई डिस्प्ले करना है। देखिए कैरेक्टर एफ प्रिंट हो गया, मीन्स फाउंड हो गया है, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करती है इसे डिबग करके देख लेते हैं। AFD1.com, ES और DS का तो मैंने बता दिया था। M2 स्पेस DS कॉलन 0120, ठीक है। AL में हमने कैरेक्टर आई किया, उसकी मूव करवा दी है। CX में हमने साइज मूव करवा दी है, ठीक है। देखें जैसे ही इससे बाहर निकला रैपनी से तो CX में कितना डिक्रीमेंट हुआ है, इसकी साइज क्या थी 24 थी, ठीक। तो CX में जो जस्ट डिक्रीमेंट हुआ होगा वो देख सकते हैं टोटल 6 डिक्रीमेंट हुआ होगा। CX में 6 डिक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये जो 24 है ये डेसिमल में गिवन है। अगर इसका हेक्स निकालें तो ये हेक्स बनेगा 8, हेक्स का 0 × 8 बनेगा, जो कि CX में वैल्यू थी 8। इस केस में ये जो रैपनी है ये कितनी बार रिपीट हुई है, रैपनी की इंस्ट्रक्शन जो रिपीट हुई है वो 6 टाइम। पहले C के केस में उसने चेक किया, नॉट इक्वल था तो इसी वजह से उसने रिपीट किया, क्योंकि नॉट इक्वल के केस में जीरो फ्लैग उसे क्या मिला, जीरो मिला, देन रिपीट किया। दूसरी कंडीशन ये चेक की जाती है कि CX जीरो है या नहीं, तो CX में भी एक डिक्रीमेंट हुआ। तो जब हमने C के केस में चेक किया, जो
आई की वैल्यू कंपेयर हुई किसके साथ, सी के साथ, ठीक है। कंपेयर हुई तो इस केस में जीरो फ्लैग क्या हो गया, जीरो फ्लैग जीरो, और साथ ही डिक्रीमेंट हो गया किसमें, सी एक्स में, तो वो हो गई 17, ठीक। दोबारा क्या हुआ कि आई की वैल्यू कंपेयर हुई किसके साथ, ओ के साथ, ठीक है। देन नॉट इक्वल है तो जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो, और साथ ही ये हो गया 16। इसी तरह आई की वैल्यू कंपेयर होगी, आई की वैल्यू जो है वो कंपेयर होगी ए के साथ, और जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो रहेगा, और सी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 15। देन एल की वैल्यू कंपेयर होगी किसके साथ, आई की वैल्यू कंपेयर होगी एल के साथ, तो इस केस में भी जीरो फ्लैग क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 14, सी एक्स में एक डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो स्पेस है, स्पेस कंपेयर होगी किसके साथ, आई के साथ, जीरो फ्लैग इक्वल टू जीरो ही रहेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 13, ठीक है। ठीक है, अब जब दोबारा ये रिपीट होगा तो आई के बाद ये स्पेस के बाद क्या है, आई कैरेक्टर है, देखें यहाँ पे ये आई कैरेक्टर है, तो अब आई कैरेक्टर आई कंपेयर होगा किसके साथ, कैरेक्टर आई के साथ, और जीरो फ्लैग की वैल्यू हो जाएगी 1, और सी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 2, ठीक है। तो इस केस में जब जीरो फ्लैग 1 हुआ तो अब इसने क्या करना है, स्टॉप रिपीटिंग, ये रिपीट करना है, स्टॉप कर देगा, और इस रिपीट वाले प्रोसेस से बाहर आ जाएगा, जीरो फ्लैग 1 मिलेगा, तो मीन्स जीएनसी जीरो, जीरो फ्लैग 1 है तो जे नॉट जीरो, तो ये यहाँ पे जंप नहीं करेगा और नीचे आ जाएगा, जेजी से जीरो फ्लैग नहीं मिलेगा, तो उस केस में इसने क्या कर देना है, ये मैसेज डिस्प्ले कर देना है, जो कि कैरेक्टर एफ की हमने आस्क की यहाँ पे रखी हुई है, तो वही काम यहाँ पे हो रहा है। तो इस केस बी जो इंस्ट्रक्शन है वो कुछ इस तरह करती है, हर वो रिपीट पे वो सी एक्स में एक माइनस करेगी और साथ ही डी आई में एक प्लस कर देगी। देखें यहाँ पे डी आई की वैल्यू क्या है, 0126 है, 0126, और इनिशियल जो अरे का जो स्टार्ट था वो क्या था, 0120 था, तो टोटल 6 ऐड हो चुका है इसमें, जो वैल्यू क्या है 0126। अगर मैं जो नम है, नम की स्टार्ट वैल्यू क्या थी, जो ऑफसेट है इसकी वैल्यू थी 120, ठीक है। अभी आप चेक कर सकते हैं जब रैपनी हमने चलाया है, इसने टोटल 6 कैरेक्टर चेक किए हैं, तो 6 इसमें ऐड हो चुका है, हर चेक पे इसने एक का इंक्रीमेंट किया है, तो इसकी वैल्यू +6 करने से क्या होगी, इक्वल टू 126। तो देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 126 हो गई है। तो रैपनी हमेशा इसके साथ, स्कैश के साथ रैपनी यूज होती है। रैपनी यूज करने का एडवांटेज ये है कि हम तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक हमें कैरेक्टर नहीं मिलता, और दूसरा हमने इस चीज को रिपीट पूरी अरे में चेक करना है, तो सी एक्स में मस्ट हम साइज मूव करवाएंगे ताकि वो पूरी साइज के लिए चेक करे। थैंक यू वेरी मच।